आइए सुनते हैं मिस्टर रस्किन बॉन्ड की ये कहानी। ये आए मिस्टर ओलिवर। हमारे स्काउट मास्टर होने के साथ साथ मिस्टर ओलिवर हमारे गणित के अध्यापक भी थे। एक ऐसा विषय जिसमें मुझे पास होने जितने नंबर भी मुश्किल से मिल पाते थे। कभी कभी मैं पास हो जाता था, लेकिन ज्यादातर मुझे 100 में से 20 या 30 नंबर ही मिलते थे। तुम फिर फेल हो गए बॉन्ड, मिस्टर ओलिवर कहते थे। तुम बड़े होकर क्या करोगे? स्काउट मास्टर बनूंगा सर। स्काउट मास्टरों को पैसे नहीं मिलते, ये बिना वेतन की नौकरी होती है। लेकिन तुम कुक, रसोइया बन सकते हो। वो काम तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वो हमारा स्काउट कैंप नहीं भूले थे जिसमें मैंने रसोइये की जिम्मेदारी संभाली थी। अगर मिस्टर ओलिवर का मूड अच्छा होता था तो वह मुझे 1-2 नंबर ग्रेस में देके पास कर देते थे। वह सख्त स्वभाव के तो नहीं थे, लेकिन मुस्कुराते बहुत कम थे। उनका रंग सांवला था, शरीर दुबला पतला, कमर झुकी हुई थी। दूर से वो प्रश्न चिन्ह की तरह लगते थे और सिर के बाल तेजी से कम हो रहे थे। उनकी उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। लोग कहते थे कि उन्होंने प्यार में धोखा खाया था। जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे, उसने उन्हें ऐन मौके पर छोड़ दिया था और एक सेलर, एक नाविक के साथ भाग गई थी। बेचारे मिस्टर ओलिवर चर्च में शादी के लिए उसका इंतजार करते रह गए। शायद इसीलिए उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। मिस्टर ओलिवर का एक साथी था जो हमेशा उनके साथ रहता था, एक नन्हा सा डेशुंड नस्ल का कुत्ता, जो इंसानों को और खास तौर से छोटे लड़कों को तिरस्कार और अक्सर दुश्मनी की नजरों से देखता था। हम उसे हिटलर कहकर बुलाते थे। कोई उससे दोस्ती करने का प्रयास करता तो उसे पसंद नहीं आता था, और यदि कोई उसे थपथपाता या उस पर हाथ फेरता तो वो उस इंसान की उंगलियां काटने की भरपूर कोशिश करता, और उंगलियां नहीं काट पाता तो टखने या पिंडलियों पर तो दांत लगा ही देता। लेकिन हाँ, वह मिस्टर ओलिवर के प्रति बहुत वफादार था और उनके पीछे पीछे हर जगह जाता था, सिवाय क्लासरूम के, क्योंकि वहां उसे लाने की इजाजत हमारे प्रिंसिपल ने नहीं दी थी। आपको वो पुरानी बाल कविता तो याद होगी, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. हाँ, तो हमने इस कविता का अपना रूपांतर तैयार कर दिया था, और मैं स्वीकार करता हूं कि इसकी रचना में मेरा ही सहयोग था। हमारी कविता कुछ यूं थी: All he had a little dog, it was never out of sight, and everyone that Ollie met, the dog was sure the bite. वह स्कूल के मैदान में भी उनके पीछे घूमता रहता था। जब वे देवदार के पेड़ों के बीच टहलते थे या ब्रोकहर्स्ट टेनिस कोर्ट जाते थे, तब भी वो उनके पीछे पीछे जाता था। वह उनके पीछे शहर जाता था और फिर शहर से वापस उनके पीछे ही आता था। मिस्टर ओलिवर का ना कोई दोस्त था, ना कोई साथी। वो कुत्ता उनके बिस्तर में पैताने सोता था। वो नाश्ते के टेबल पर नहीं बैठता था, लेकिन डिनर में मक्खन लगे टोस्ट, सूप और क्रैकर्स खाता था। मिस्टर ओलिवर को अपना लंच स्टाफ और लड़कों के साथ डाइनिंग हॉल में खाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जिससे एक प्लेट दाल, चावल और रोटियां उनके क्वार्टर में उनके खाए पिए कुत्ते के पास पहुंच जाती थी। और फिर वह हादसा हो गया। मिस्टर ओलिवर और हिटलर देवदार के पेड़ों के बीच से टहलकर स्कूल लौट रहे थे। शाम होने को थी और अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। अचानक एक पेड़ के पीछे से एक दुबला पतला भूखा चीता प्रकट हुआ। वह उस असहाय कुत्ते पर झपटा, उसे उठाकर सड़क पर पटका और फिर अपने मजबूत जबड़ों में उसे दबाकर जंगल के अंधेरों में गुम हो गया। मिस्टर ओलिवर, जिन्हें चीते ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, पल भर के लिए स्तंभित होकर खड़े रह गए। फिर वो मदद के लिए पुकारने लगे। उधर से गुजरने वाले कुछ और लोग भी, जिन्होंने वह हादसा अपनी आंखों से देखा था, चिल्लाने लगे। मिस्टर ओलिवर जंगल की ओर दौड़ पड़े, लेकिन न चीता कहीं नजर आया, न कुत्ता।
मिस्टर ओलिवर एक हारे, टूटे हुए इंसान प्रतीत हो रहे थे। वह भावहीन चेहरा लेकर अपना काम पूर्ववत करते रहे, लेकिन हमें साफ पता चल रहा था कि वह अपने प्यारे साथी के जाने से कितने दुखी हैं। क्लासरूम में भी वह तटस्थ से रहते थे, इस बात के प्रति उदासीन कि हम ब्लैकबोर्ड पर लिखी उनकी गणनाओं को समझ भी रहे हैं या नहीं। व्यक्तिगत हानि के सामने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कोई महत्व नहीं था। अब मिस्टर ओलिवर शाम को टहलते हुए नहीं दिखाई देते थे। वह अपने कमरे में बैठकर अकेले ताश खेलते रहते थे। खाने को भी बेमन ढंग से छूते और लगभग पूरा खाना परे सरका देते थे। अब वे अपने घर रोटियां नहीं भेजते थे। ओली को दूसरे पालतू पेट की जरूरत है, समझदार बिमल ने कहा। या एक बीवी की, ताता ने राय दी, जिसका दिमाग उसकी ओर अधिक चलता था। उनकी उम्र काफी हो गई है, 40 के ऊपर। एक पालतू पशु सबसे अच्छा रहेगा, मैंने निर्णय लिया। तोता कैसा रहेगा? तोते को वे अपने साथ टहलाने नहीं ले जा सकते, विमल ने कहा। ओली को कुछ ऐसा चाहिए जो उनके साथ घूम सके। तो फिर शायद एक बिल्ली। हिटलर को बिल्लियों से नफरत थी। बिल्ली पालना उसकी यादों का अपमान करने जैसा होगा। उनके लिए दूसरा डैक्शुंड ही ठीक रहेगा, लेकिन यहां तो वो मिलते नहीं। किसी भी नस्ल का कुत्ता चलेगा। हम चिप्पू से एक पिल्ला लाने के लिए कहेंगे। चिप्पू कैंटीन चलाता था। वह छोटा शिमला बाजार में रहता था और कभी कभी हम उसे लट्टू, कंचे, कॉमिक्स या दूसरी छोटी मोटी चीजें मंगवा लिया करते थे जो हमें स्कूल में नहीं मिलती थी। हम 5 बालचरों ने 1-1 रुपये का योगदान दिया और चिप्पू को 5 रुपये देकर एक पिल्ला लाने के लिए कहा। अच्छी नस्ल का लाना, हमने उसे निर्देश दिया। सड़क का देसी पिल्ला मत उठा लाना। अगली शाम को चिप्पू एक ऐसा पिल्ला लेकर आया जो कम से कम 5 नस्लों का मेल लग रहा था। निसंदेह सभी अच्छी नस्लों का मेल। उसका एक कान चपटा था, दूसरा सीधा खड़ा था। उसके शरीर पर डाल्मेशियन की तरह धब्बे थे, लेकिन उसके पैर स्पेनियल की तरह थे और पूंछ पोमेरियन की तरह। वह खूब रोएदार था और खिलंगदड़ा भी। अपनी पूंछ हिलाता रहता था, इतनी कि जितनी हिटलर ने कभी हिलाई ही नहीं थी। यह तो बहुत प्यारा है, ताता ने कहा। ये जरूर मादा होगी। हो सकता है उन्हें मादा ना चाहिए हो, बिमल बोला। कोशिश करते हैं, मैंने कहा। हम खाने की घंटी के बजने के पहले अपने खेल कूद के पीरियड में जाकर पिल्ले को मिस्टर ओलिवर के घर के मुख्य द्वार के बाहर की सीढ़ियों पर रख दिए। फिर हमने दरवाजे पर दस्तक दी और दौड़कर बाहर लगे हिबिस्कस के पौधों के पीछे छुप गए। मिस्टर ओलिवर ने दरवाजा खोला। उन्होंने भाव शून्य नजरों से नीचे बैठे पिल्ले को देखा। वह उनके जूते पर अपना पंजा मारने लगा, जिससे जूते का एक फीता खुल गया। भागो यहां से, मिस्टर ओलिवर बोले। भाग जाओ। और उन्होंने कोमलता से लेकिन दृढ़ता से उसे वहां से हटा दिया। 10 मिनट बाद हमने दोबारा कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला। अब वो खिलंदड़ा पिल्ला हमारे जिम्मे था और चिप्पू घर जा चुका था। हमें उस पिल्ले को अपने छात्रावास में छुपाना था।